एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोल रहा हूं, मैंने चाइना को पत्र लिखा, चाइना सबसे ज्यादा खुश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने से। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना का तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, लेकिन चाइना के तो पहले से ही जहाज विजिट कर रहे थे ना, वहां से निकल भी रहे थे। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि चाइना का बड़ा सपोर्ट है ईरान को। ईरान का ये जो कॉन्फिडेंस है ये पूरे बयान का, ये इसी को एक तरह से दर्शाता है क्या? नैना जी देखिए, दो तीन बातें समझने की जरूरत है जी। सबसे पहली बात तो ईरान का इतना आत्मविश्वास जितना वो दिखा रहा है उतना ताकतवर वो है नहीं, क्योंकि युद्ध के पहले दिन यदि आपके धार्मिक गुरु को, धर्म गुरु को आपने बचा नहीं सके आप, तो फिर आपकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा भी लगता है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने मिलकर धर्म गुरु को शहीद करवा डाला है, धर्म गुरु को मरवा डाला, और इसमें कोई संदेह भी नजर नहीं आ रहा। फिर कितने सारे सैन्य कमांडर मारे गए, ईरान का जो आसमान है वो पूरी तरीके से खुला है, एयर स्पेस में इजराइल के जो विमान है वो घुसते, अमेरिका के घुसते, कई सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ईरान का अच्छा खासा तेल संसाधन, बिजली संसाधन, बड़े बड़े संयंत्र और लोग और सैन्य कमांडर बहुत सारे मारे गए। तो ईरान का ये कहना कि हम बिल्कुल दबाव में नहीं, दबाव में यदि आप नहीं होते तो आप फिर इस्लामाबाद की बैठक में नहीं बैठते, और यदि आप दबाव में नहीं होते तो आप फिर जो बातचीत है इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होते। तो पेजेश्कियान की इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जहां तक सवाल नैना जी इस बात का है कि ट्रंप के बयान क्या कहते हैं, तो देखिए अमेरिकन राष्ट्रपति का यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो बहुत जबरदस्त लोग हुए जिन्होंने नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलते हुए दुनिया में राज किया है। लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिका की रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को हटाकर आर्थिक प्रतिबद्धताओं को आगे करने की कोशिश की। जैसे युद्ध के बीच ट्रंप का यह बयान आता है कि मेरी जो नजर है वो ईरान के तेल पर है। तो यह वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब जहां तक हार्मुज का सवाल है तो देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि जब आप ईरान के प्रॉक्सी समूह हुती से निपट नहीं सकते, हुती जो है वो बहुत सारे जहाजों को निशाना बनाता है, तो यहाँ तो एक राष्ट्र का सवाल है, और ईरान की जो बॉर्डर है वो जो है वो हार्मुज से लगती है। तो आप हार्मुज में ईरान का सामना नहीं कर सकते जब तक कि ईरान में रिजिम बदल नहीं जाती। तो ट्रंप ये कहते हैं कि चीन को के जहाज अब निकलने दे रहे हैं। देखिए चीन जो है वो ईरान से 80% ऑयल को खरीदता है। चीन की इकोनॉमी के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में चीन ने अरबों डॉलर लगाया है, जो कि मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा है, और चीन और ईरान के संबंध किसी से छुपे नहीं है। तो ईरान जो है वो चीन के जहाजों को निकलने दे रहा है, और यूएस में इतना दम नहीं है कि वो चीन के जहाजों को रोक ले। तो ट्रंप की जो तुनक मिजाजी है, या यूं कहें कि ट्रंप की जो डबल स्टैंडर्ड की भाषा है, उससे अमेरिका का दुनिया में विश्वास बहुत कम हो रहा है। और यदि अमेरिका का विश्वास कम होता है तो निश्चित तौर पर दुनिया में आने वाले समय में जो वैश्विक ताकतें हैं उनका जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। और यदि अमेरिका जो है वो मध्य पूर्व में कमजोर होता है तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप समझिए कि सऊदी अरब से चीन के रणनीतिक रिश्ते, यूएई से चीन के रणनीतिक रिश्ते, ईरान से चीन के रणनीतिक रिश्ते, फिर जो चीन वन बेल्ट वन परियोजना है वो यूरोप तक जा रही है। तो अमेरिका और ट्रंप, खासकर ट्रंप ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते कि जहां से अरबों डॉलर उनको मिलता है उस अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं को, अरबों डॉलर के साझेदार है उनको हटाकर और तस्तरी में सजाकर चीन को वो दे दे। तो और सर लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद भले वो ना देना चाहें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चीन के सामने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया। ना सिर्फ चीन बल्कि रशिया के सामने भी, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी रशिया पर जो तमाम बड़ी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई, लेकिन ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के कियोस्क के बीच में अपनी दोगुनी कमाई कर ली रशिया ने, तेल बेचकर उन तमाम प्रतिबंधों को पार करते हुए। यही तो मौके का फायदा उठा लिया गया। मैं चर्चा को कंटिन्यू रखूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देती हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी की, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस नाकेबंदी के बीच में कई जहाज पार कर रहे हैं। माल्टा के जहाज ने भी अब हॉर्मुज को पार कर लिया है। नाकेबंदी के बीच में माल्टा के जहाज ने हॉर्मुज पार किया। खबर है वीएलसीसी एजियोस फ्यूनेरियस ने दरअसल हॉर्मुज पार कर लिया है। नाकेबंदी के बाद में हॉर्मुज पार करने वाला पहला जहाज बताया जा रहा है।
2 दिन के बाद में वीएलसीसी एजीओस को दरअसल क्लियरेंस मिली थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये जो आप मैप भी देख रहे हैं, दरअसल यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो पैसेज है जिसे एक तरह से सेफ पैसेज क्रिएट करने की बात कही गई थी, क्योंकि जिस हिस्से में बताया जा रहा है माइंस बिछी हुई हैं जिसका डर है, अब वो अपने आप में बड़ा घातक था, लेकिन खासतौर से ईरान की तरफ से ही सेफ पैसेज क्रिएट किया गया। लेकिन दूसरे छोर पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई थी, बड़े युद्धपोत तैनात किए गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है नाकेबंदी के बीच में कई जहाज पार कर रहे हैं, माल्टा का भी जहाज पार कर चुका है। लेकिन राजन सर, इस बात को बताइए, बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऐसे दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने नाकेबंदी की। अरे भाई, जब नाकेबंदी थी तो उसके बावजूद अमेरिका की नाकेबंदी के बाद चाइना के जहाज पार कर लेते हैं, माल्टा के जहाज पार कर लेते हैं। ये नाकेबंदी सफल रही या सांकेतिक तौर पर रही या सिर्फ परसेप्शन, एक माहौल बनाने के लिए की गई? असल में अमेरिका की नाकेबंदी फेल रही है क्या? देखिए, पहले दो चीजें, अमेरिका ने जब नाकेबंदी करी है उसका एम उन्होंने क्लियर बताया है कि ईरानियन पोर्ट से एग्जिट या एंट्री, उन्होंने कभी नहीं बोला किसी जहाज को हॉर्मुज से नहीं निकलने देंगे। ईरानियन पोर्ट से बेसिकली ब्लॉकेड ईरान का है, इट इज नॉट पूरी मिडिल ईस्ट का ब्लॉकेड है। ईरानियन पोर्ट्स जो है, बंदर अब्बास हो गया, दूसरे पोर्ट्स है, यहाँ खर्ग आइलैंड पे जो पोर्ट है, किसी भी ईरानियन पोर्ट से जो जहाज जा रहा है या आ रहा है उसको हम रोकेंगे। तो ऑब्वियसली जहाज लेकिन सर, ऐसे तो फिर ईरान के साथ में जो बिजनेस है वो तो पहले से ही इफेक्ट कर रहा था। दरअसल ईरान तो शायद ये बंद ही इसीलिए करना चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले, वो प्रभावित करना चाहता था, अगर मैं गलत हूं तो। देखिए, नहीं, देखिए, जो ईरान करना चाहता है और जो अमेरिका ने कर रहा है, दो अलग चीजें हैं। ईरान का ये था कि हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं, हमारे बगल में है तो हम पैसे लेंगे तब छोड़ेंगे, वो करके। जो इन्होंने ब्लॉकेड किया है, जिसको ब्लॉकेड बोल रहे हैं, वो ब्लॉकेड खाली ईरानियन पोर्ट्स का है, डिक्लेयर्ड है कि भी ईरानियन पोर्ट पे जो शिप जा रहे हैं। कभी नहीं बोला कि पूरे मिडिल ईस्ट को ब्लॉकेड है। अगर कोई कतर से शिप आ रहा है, जा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि हम नहीं रोकेंगे, हम यकीन करें। दूसरा, ये ब्लॉकेड कैसे किया जा रहा है? अब तो अमेरिकन नेवी क्लेम कर रही है कि उन्होंने फिजिकल पेट्रोलिंग भी करी है, 2 शिप निकले हैं जिन्होंने माइन क्लियरेंस करी है, ऑल दैट, पर बल्क ऑफ द पेट्रोलिंग अभी भी एरियल रूट से है। इट इज बेसिकली ड्रोन्स के थ्रू, बिकॉज उनके जो शिप है वो अभी भी स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस पे है, पर वो ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के थ्रू, बिकॉज एरियल डोमिनेंस पूरी है। जो आसमान है इस वक्त इजराइल और अमेरिका के हैं, तो आसमान के जरिए ये इंश्योर हो रहा है। ड्रोन, सैटेलाइट्स, इन सब से वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या है। अगर उनको लगता है दिखती तो तब जाके वो वहां करेंगे। फिजिकली अगर उनके आप शिप्स की लोकेशन देखो, आजकल वैसे इतना मुश्किल नहीं है, वो एप्स हैं जो आपको पूरी लोकेशन बता देती है। आप हवाई जहाज ले हो जाए, शिप हो जाए, किसके कितने कहाँ कौन से हैं, आपको एकदम दिखता है, बिल्कुल दिखता है। एग्जैक्टली, वो पूरे एप्स अवेलेबल है, तो आप उनको देखिए करके। तो मतलब पूरी जो है वो वहां से हो रही है, एंड उन्होंने कभी नहीं बोला। सो इट इज देयर। ईरान अभी भी अपनी बात पे टिका है कि हम किसी की नहीं जाने देंगे। वो कह रहे हैं हमारी नाकाबंदी अभी भी चल रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये शिप आया, ठीक है, ईरान में नहीं गया, पर क्या उसने ईरान को पैसे दिए? अभी दिस इज फॉर वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। क्योंकि सर एक तरफ तो ईरान यही कह रहा था कि भाई टोल किया जाएगा ना, अगर जो यहाँ से जाएगा उसको टोल देना होगा। अब उसने इन्होंने ये बोला था, अमेरिका ने ये भी बोला अगर कोई टोल देके जाएगा तो उसको भी नहीं जाने देंगे हम। पर वो डिटरमाइन कैसे होगा कि टोल दिया नहीं दिया? टोल आप क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हो, और बड़े दुनिया भर में, जिस टाइप को भारत में हवाला बोलते हैं, उस टाइप के दुनिया भर में चैनल्स हैं, तो किसी भी चैनल का इस्तेमाल करके पैसे दिए जा सकते हैं। बट मतलब इट इज नॉट ऑफिशियली टोल कि आप मतलब अपने यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो यही है ना कि आखिर उसको अपना जिस तरह से इतने लंबे वक्त से जो अटका हुआ है, अगर उसे रास्ता पार करना है तो वो कोई भी चैनल का इस्तेमाल करेगा। जी
या जी। देखिए, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये चाहे वो डार्क वेब के थ्रू हो, दे कैन ऑल बी ट्रेस्ड, और वो ठीक ट्रेस है। कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज है, मतलब ठीक एटलीस्ट है, यूएस ठीक है उनके सर। मैं पास। बस एक लास्ट चलो। रिएक्शन ले रही हूँ 30 सेकंड्स का ब्रह्मदीप सर से। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से सेकंड फेज की बातचीत को लेकर संभावना उम्मीद जताई जा रही है, पिछली बार का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कड़वा था, तो क्या दूसरी बार एक बार फिर से आमने सामने मेज पर आने की संभावना है क्या? जी बिल्कुल नैना जी, देखिए वो भी शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के जी। प्रधानमंत्री, जी शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो सऊदी अरब, कतर और टर्की की यात्रा करने वाले हैं। और जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी उसमें मध्यस्थता के तौर पर पाकिस्तान का नाम आया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसमें चीन भी शामिल है, उसमें मिस्र भी शामिल है, उसमें टर्की भी शामिल है। मतलब जो पाकिस्तान है वो सिर्फ एक माध्यम बना हुआ है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर दोनों देश आमने सामने बैठेंगे। और नैना जी ठीक है। देखिए, जी। वो भले हमारे दुश्मन देश में बातचीत हो रही हो, लेकिन इस बातचीत का सफल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्मूज का संबंध हमारी इकोनॉमी से भी है, हमारी अर्थव्यवस्था से भी है। तो ये यदि बातचीत सफल होती है तो इसमें भारत की भूमिका भी होगी, क्योंकि ट्रंप ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और 40 भारत का मिनट बात कंसर्न। हुई है। जी बिल्कुल, तो भारत भी इस बातचीत में शामिल है, क्योंकि ईरान जो है वो कई बार खुलकर कह चुका है कि उसमें भारत पर कितना भरोसा है। तो आने वाले समय में बातचीत निश्चित तौर पर सफल होने की ठीक है। संभावना बढ़ी है, उम्मीदें जागी है। बिल्कुल। 14-15 मई तक तो एटलीस्ट ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि चीन दौरे पर ट्रंप के बहुत बड़े समझौते नहीं हुए और इस बीच यदि एक खबर आती कि चीन ने ईरान की बहुत ज्यादा मदद की है, तो बात फिर बिगड़ सकती मई है। के आखिरी सप्ताह में नैना जी यह संघर्ष भीषण होगा, बहुत जबरदस्त होगा और ईरान के लिए बहुत विध्वंसक होगा। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। और वो कहावत जो थी सर कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुझे लगता है इन परिस्थितियों को लेकर ही है। बस उम्मीद ही है जिस पर दुनिया अभी भी भरोसा किए हुए है कि आने वाले वक्त में बातचीत सकारात्मक हो। आप दोनों मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। बड़ी खबर, शांति वार्ता में हमारा न्यूक्लियर स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट साफ है। ईरान ने कहा हम यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने वाले हैं, कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। दरअसल यही तो बात लगातार अमेरिका और इजराइल कह रहे थे। अमेरिका की तरफ से डिमांड की गई कि ईरान को अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना होगा, लेकिन ईरान कह रहा है इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारे ये प्रोग्राम जारी रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का पहला दौर विफल होने के बाद भले ही अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी, लेकिन यह भी सच है कि इस जंग ने ही ईरान को कमाई का नया जरिया दे दिया। ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल जरूर वसूलेगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लगभग मिटाने के मकसद से जंग का आगाज किया था, लेकिन ये जंग उल्टी पड़ गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया में हाहाकार मच गया और ईरान के हाथ लॉटरी लग गई। पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान होर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, लेकिन ईरान ने तो यहां से कमाई का स्थायी जरिया ही ढूंढ लिया। सीज फायर के लिए एक शर्त ईरान ने भी रखी कि उसे हुर्मुज पर अधिकार मिले, यानी वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सके। यानी अब दुनिया में तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है। खबर है कि ईरान ने टोल वसूलना शुरू भी कर दिया। ईरान अब एक बैरल तेल पर $1 का टोल वसूलने जा रहा है। माना जा रहा है कि सिर्फ इस शुल्क से ही ईरान को सालाना 70 से 80 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। बात करें ईरान के कारोबार की तो साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से $41.1 कमाए थे और साल 2024 में तेल कारोबार से 46.7 अरब डॉलर की आय हुई, जबकि साल 2026 में तेल से होने वाली आय बढ़कर रोजाना $139 मिलियन हो गई।
ईरान होर्मुज को लेकर काफी सतर्क हो गया है। उसने लंबे समय तक प्रतिबंध झेले हैं, लिहाजा अब वो टोल के भुगतान में बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी को भी तरजीह दे रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।